मित्रों, शुभ संध्या। जावेद सिद्दीकी जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। यह इस एकाग्र की 8वीं कड़ी है और आज हमारे साथ जाने माने फिल्म नाट्य निर्देशक और पटकथा लेखक फिरोज अब्बास खान जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, फिरोज अब्बास खान जी के कामों की एक लंबी सूची है। कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इन्होंने बनाए हैं थिएटर में और फिल्म में भी। मुगले आजम जैसा एक भारत का सर्वाधिक महंगा नाटक अब तक का इनके ही प्रयासों से संभव हो सका है, जो आसान नहीं है थिएटर की दुनिया के लिए। वह एक अलग से उस पर बातचीत करने की जरूरत है। तुम्हारी अमृता और सालगिरह एवं कई अन्य बेहतरीन नाटकों के निर्देशक फिरोज अब्बास खान जी कैसे अपने नाटकों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। मुझे एक उदाहरण देना हो तो मैं यह कहूंगा कि इन्हें अपने नाटकों के एक एक संवाद याद है। आज यह एकाग्र जावेद जी पर है, तो हम उन नाटकों पर खास तौर से चर्चा करेंगे जो जावेद सिद्दीकी जी के लिखे हुए नाटक हैं और जिनके निर्देशन से फिरोज जी जुड़े हुए। ऐसे में तुम्हारी अमृता और सालगिरह की चर्चा होना स्वाभाविक है। मगर एक रंगकर्मी अपने नाटकों की तलाश में हरदम रहता है, नाटककार की तलाश में भी रहता है। वह कई कई चीजों को देख रहा होता है, पुस्तकें पढ़ रहा होता है, फिल्में देख रहा होता है, टीवी के सीरियल्स देख रहा होता है। कहां से उसे अपनी पढ़ी हुई चीज, अपनी दीवानगी के लिए कोई ऐसा स्रोत, कोई ऐसा लेखक मिल जाए, इसकी तलाश में भी रहता है। वैसा ही कुछ किस्सा फिरोज जी के साथ भी है और वह एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि कैसे वे जावेद सिद्दीकी जी तक पहुंचते हैं। वह हम स्वयं इन्हीं से सुनेंगे। बहुत ही मजेदार है और वह वाकया जितना मजेदार है और तुम्हारी अमृता नाटक में कुछ ऐसे डायलॉग हैं जिसके आधार पर हमने आज के इस संवाद का जो शीर्षक रखा है, जो उन्वान रखा है, वह रखा है जावेद सिद्दीकी साहब, क्या आप मेरे लिए नाटक लिखेंगे? फिरोज अब्बास खान। तो मित्रों, आज बहुत ही रोचक ट्रिप होने वाली है। एक बेहद ही संजीदगी नाट्य निर्देशक की ओर से, जो अपने नाटकों को सिर्फ मंचित नहीं करता है, बल्कि उसे अपने रोम रोम से महसूस करता है, अनुभव करता है। फिरोज साहब, एक बार पुनः स्वागत। और कृपया उस आरंभ के उन पलों में चलें जहां आप भारत एक खोज जैसे धारावाहिक के एक खास एपिसोड को देखते हुए कुछ ऐसा सोच रहे थे जिसमें कुछ ऐसी गुंजाइश बन रही थी, जिसमें कुछ इतिहास के करवट लेने की बात हो रही थी। उस प्रसंग को आप ही सुनो तो बेहतर हो। फिरोज, ये देखिए, ये एक खूबसूरत कोइंसिडेंस था कि मैं ज्यादा टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ, क्योंकि जो टीवी पर आता है वो कोई ज्यादा देखने लायक होता नहीं है, तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से क्यों ऐसा हुआ कि मैं ये भारत एक खोज के कुछ एपिसोड्स देख रहा था, और ये वही वक्त था जब मेरे पास एक ओरिजिनल प्ले था, पीटर गरनी, AR गरनी का प्ले था लव लेटर्स। और मुझे वो प्ले बहुत पसंद आया, उसका फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया था और मेरे जहन पे वो चल रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये शायद हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा।
तो ये मैं टेलीविजन सीरीज देख रहा था, तो उसे देखते हुए मुझे जो उसके जो संवाद थे और जिस तरीके से वो लिखा गया था, वो उसने मुझ पर बहुत असर किया। और उसने कहीं एक सोच मेरे में जो है वो शुरुआत हुई उसकी, कि अगर इस किस्म की राइटिंग, अगर ये जो प्ले है तुम्हारा, जिसका नाम उस वक्त तुम्हारी अमृता नहीं था, पर ये जो भी अंग्रेजी प्ले मेरे पास है, जिसका मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता हूँ, उससे इंस्पायर होकर वो अगर लिखें, और ऐसा कोई राइटर अगर लिख सकता है, तो मुझे वो देखकर, वो सुनकर मुझे लगा कि शायद ये करेक्ट राइटर है। मैंने उनके बारे में सुना था, पढ़ा भी था, और उनकी कुछ फिल्में भी देखी थी, लेकिन कभी मिला नहीं था मैं उनसे, मेरा कोई संपर्क नहीं था उनके साथ। तो जब मैंने देखा कि वो थे उस जमाने के, अब भी हैं, और मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो है एम एस सत्यू साहब। मेरा ही नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उनका योगदान रहा होगा। तो मैंने सत्यू साहब से कहा कि सत्यू साहब, ये जावेद सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात कराइए। उन्होंने कहा मैं करा देता हूँ। और मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा देखिए ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और मैं उनसे लिखवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिलते हैं। तो बस फिर कुछ दिनों में ही जावेद सिद्दीकी साहब से मुलाकात हो गई। उनको मैंने प्ले दिया पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद उनका पहला रिएक्शन ये था कि ये तो बड़ा अमेरिकन प्ले है, ये मतलब कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्हें शायद ऐसा लगता था कि मैं इसका तर्जुमा करवाना चाहता हूँ, मैं ट्रांसलेशन करवाना चाहता हूँ। तो मैंने जावेद सिद्दीकी से कहा कि ये प्ले आप सिर्फ फॉर्म के लिए देखें, जहां तक कि उसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल दिखना है, आपको सिर्फ इससे इंस्पायर्ड है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है, क्योंकि एज ए डायरेक्टर हम हमेशा एक नए फॉर्म को ढूंढते रहते हैं जिसमें अपनी कहानियां सुनाए। तो मुझे ये फॉर्म बड़ा अच्छा लगा, बड़ा नया लगा। और चूंकि मैं ये बहुत ही कम शोज करने के लिए, मैं मुझे नहीं लगता था लंबा चलेगा, कुछ शोज करना चाहता था। और ये प्ले दरअसल मैं कर रहा था जेनिफर कपूर की बर्थडे के इर्द गिर्द, हमने एक फेस्टिवल किया था। तो वहां ये मेरा उनके लिए ट्रिब्यूट था, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो है, जो थिएटर हुआ है और जो मैं थिएटर में आया हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो और उनके गुजर जाने के बाद में ये मैं सोचता था कि मैं कैसे ट्रिब्यूट दे सकूं। तो ये प्ले मुझे लगा कि मैं इसके जरिए ये कर पाऊंगा। तो मैंने जावेद सिद्दीकी से कहा कि देखिए, तो मेरा यही पृथ्वी थिएटर के फेस्टिवल के लिए करना है ये, और आप ये उसके लिए लिखें। तो उसके बाद जावेद सिद्दीकी साहब मिले, फिर 2-3 बार हमारे कॉन्वर्सेशंस हुए, 2-3 बार हमारी बातें हुई, ज्यादा नहीं की हमने बातें। एंड वो हर हफ्ते कुछ लिख कर मुझे बताते थे। वो इतना अच्छा लिखते थे कि मुझे कोई, उन्हें कुछ कहने की रहता नहीं था मेरे को, मैं क्या कहता उनको। कुछ बातें थोड़ी होती थी, इसको कैरेक्टर को यूं करें, ऐसा करें, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। 1 महीने में उन्होंने वो प्ले लिख दिया। अब 1 महीने में प्ले तो लिख गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब हमने प्ले जब किया, तो उन्होंने लास्ट लेटर नहीं लिखा था, क्योंकि ये जो नाटक है ये चिट्ठियों का नाटक है। 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे को चिट्ठियां पढ़ते हैं, लव लेटर्स। तो वो लास्ट लेटर जो था, वो उन्होंने जो लिखा, वो हमें लग रहा था कि ये नहीं वर्क कर रहा है। लेकिन रिहर्सल हमारी शुरू हो गई, हमने सब किया। एंड तक ये समझ लीजिए कि प्ले के ओपन होने से कुछ 1 या 2 दिन पहले जाकर जावेद साहब ने वो लास्ट लेटर लिखा। तो एक प्ले लिखने के लिए 1 महीना लगा वो। और वो आखिर का जो लेटर था, और क्योंकि आखिर का लेटर बहुत इंपॉर्टेंट था कि पूरा समेटता है प्ले को, और इसीलिए वो हमें लग रहा था कि जो हो रहा है वो शायद करेक्ट नहीं है, इससे भी बेहतर हो सकता है। एंड उसके बाद में 1 महीने के बाद उन्होंने ये मास्टरपीस लिखा है, जिसका नाम है तुम्हारी अमृता। जी। और फिर हाँ, जब इसका मंचन पहली बार होता है पृथ्वी थिएटर में, जिससे आप जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो उस जी हाँ। अनुभव के बारे में भी बताएं कि देखिए कैसा वह अनुभव रहा। हाँ, वो अनुभव तो था वो शो का। लेकिन उससे पहले हमने एक टेक्निकल रिहर्सल की थी। हमने एक टेक्निकल रिहर्सल करते हैं हम शो होने से पहले, तो 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले हमने एक टेक्निकल रिहर्सल की थी प्ले की। और जिसमें कुछ 10 लोग थे, और 10 लोग में से 8 लोग सो गए थे प्ले देखते हुए। वो सो रहे थे, देखकर इतना बोर हो गए थे प्ले कि वो सो रहे थे। और उनमें से, अपना जो देखने वालों में से शायद जो जागे हुए थे, उनमें से जावेद अख्तर साहब भी थे। तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आज जो हुआ ये रिहर्सल तो बहुत खराब हुआ है, लेकिन ये प्ले बहुत चलेगा।
ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा ये प्ले बहुत चलेगा, लेकिन ये हुआ जो है आज, ये अच्छा नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस में ये हमने उसमें ऐड किया कि शो से पहले मैं एक छोटी सी स्पीच देता हूँ, ये लोगों को समझाने के लिए कि देखिए इस नाटक में ये कोई उठने वाले नहीं है, ये कुछ तमाशा होने वाला नहीं है, या कोई लाइटिंग चेंज होगी, ना कोई ड्रामा होगा, ये सिर्फ बैठने वाले हैं और आपको ये चिट्ठियां पढ़ने वाले हैं। और ऑलमोस्ट ये था कि भाई देख लीजिए, नया एक्सपेरिमेंट है, आप इसे मेहरबानी करके एक्सेप्ट करें, और जो है आप ऑडिटोरियम में से भागे ना, क्योंकि हमें सबको ये डर था कि जैसे ये प्ले होगा, ये कुछ ही मिनटों में लोग जो है बोर हो जाएंगे और उठकर चले जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा हुआ नहीं। पहली बार जब वो नाटक का जो रिएक्शन आया, उसने हम सबको जो है चौंका दिया, हम सब सरप्राइज हो गए। और ये चीजें जो है आपको थिएटर में ही मिल पाती है, कि आपको लगता है कि सब कुछ गलत होने वाला है, और कहीं जाके ऑडियंस जो है पता नहीं उनको क्या हुआ, उस प्ले से क्या हुआ, ऑडियंस को किस तरीके से ये प्ले उनके दिल में जाकर बैठ गया, कि जो स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने दिया, और जो बातें हुई उसके बाद में, प्ले के बाद में जो हमारे पास आके लोग बातें करते थे, तो वो ऐसा लगता था कि ये हकीकत नहीं है, बिल्कुल मतलब एकदम ही जो कहते हैं अनरियल, सररियल, अनरियल था पूरा रिएक्शन ऑडियंस का, क्योंकि हमने सोचा था कि ये नाटक ये बहुत बड़ा फ्लॉप होने वाला है। और फिर उस जिस तरह से इस नाटक की पूरी यात्रा होती है देश Yeah. में और देश के बाहर भी, और जिस तरह से वर्षों तक यह नाटक मंचित होता है, कई ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड हैं जिसके नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहली Yeah. बार किसी भारतीय नाटक का जो प्रदर्शन होता है, वह रिकॉर्ड भी तुम्हारी पिता के नाम ही है। तो ऐसे कई और महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। एक जगह नाटक का एक डायलॉग है कि कितने अजीब तरह के रिश्ते होते हैं जब मनुष्य, जब मैं उसका भावानुवाद कर रहा हूं, जब लोग मर जाते हैं तो रिश्ते क्यों नहीं मरते। एक एक संवाद में जिस तरह से संबंधों की गहराई है, जो चुटीलापन है, जो नाटक का जो अपना एक क्राफ्ट होता है वह है, और साहित्य साथ में साहित्य का जो अपना एक सौंदर्य, जो उसकी भावानुभूति है वह है, वह दोनों मिलकर इस नाटक को बेहद खास बनाते हैं। तो ऐसे में इस नाटक से भी अगर हम वहीं से बात उठाएं, इस नाटक के संवाद से ही बात उठाएं, तो लगता है कि इस नाटक के जाने कितने कितने किस्से हैं। इवेनो से लेकर ताजमहल में उस विशाल प्रांगण में लगभग 6,000 से अधिक की ऑडियंस के बीच इसका आखिरी शो होता है। तो इन सब से जुड़े कई कुछ रोचक किस्से आपके पास हैं बतौर नाट्य निर्देशक, तो कुछ एक के बारे में बतलाएं। ठीक है, अव्वल तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो जावेद साहब ने जो प्ले लिखा है, तो हिंदुस्तान में जितने प्ले लिखे गए हैं, मैं समझता हूँ कि उन चुनिंदा नाटकों में से जो है, जो जितने बेहतरीन नाटक लिखे गए हैं उनमें इसका शुमार होता है। शायद बहुत ऊपर उसका नंबर आएगा, क्योंकि ऐसे नाटक ये हो जाते हैं, ये आप कहें कि इसको लिखें तो कोई लिख नहीं पाता है, लेकिन वो हो जाता है, और ये हुआ है। और जावेद साहब ने वाकई एक मास्टरपीस लिखा है। और कई बार ये सवाल उठता है कि देखिए हमारे प्ले में दो स्टार्स हैं, पहले थे मरहूम फारूक शेख साहब और शबाना आजमी, लेकिन हमारा सबका ये मानना है कि अगर इस प्ले का कोई स्टार है तो वो है जावेद सिद्दीकी, फुल स्टॉप। जावेद सिद्दीकी का तुम्हारी अमृता नहीं तो कोई स्टार नहीं, कोई प्ले नहीं। ये उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं से खत्म होता है। इतना बेहतरीन प्ले कि जितनी बार आप उसे पढ़ें, जितनी बार उसे आप देखें, आपकी जो प्यास है वो बढ़ती ही जाती है। ये प्ले कभी आपकी प्यास बुझाता नहीं है, प्यास बढ़ाता है। ये उस किस्म का नाटक उन्होंने लिखा है, वेरी रेयर। जहां तक कि हादसों का सवाल है, बहुत सारे इसके साथ हादसे जुड़े हुए हैं प्ले के, लेकिन एक बात इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे लिए एक नाटक ही नहीं रहा है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि इस नाटक के जरिए हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे जो कॉजेज होते हैं उनको, उनके लिए हमने कंट्रीब्यूशन किया है। नए नए ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़े किए हैं, एनजीओज,
और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने जहां जहां कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है किसी भी सोशल कॉज के लिए, उसके लिए हम खड़े रहे। यूं समझ लीजिए कि 40%, 40% जो इसकी जो इनकम आई है, वो हमने जो है, या तो वो पैसे हमने नहीं लिए हैं, या अगर हमें दिए गए हैं तो हमने वापस कर दिया। और इसमें मैं समझता हूं कि ये हम चार जो थे, खास करके शबाना, फारूक साहब और जावेद साहब, उनका ये बहुत क्लियर था कि अगर कहीं भी नाटक करना है और जहां ये किसी कॉज के लिए है, तो वहां हम कोई पैसे नहीं लेंगे। और ये हमारे लिए ये नाटक करके ये बहुत सुकून मिला है, ये करके इस नाटक को, कि हमने सिर्फ एक अच्छा नाटक ही नहीं किया, लेकिन इस नाटक के जरिए हमने एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी किया है। एंड वो आज तक हम जहां जहां जाते हैं लोग उसको याद करते हैं। तो ये उसका जर्नी रही है। इसके जरिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई हैं, और जिसका आपने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस में हमने शो किया था, तो वो यूं था कि लातूर में जब अर्थक्वेक आया, तो हमसे दरखास्त की गई वहां न्यूयॉर्क में कि क्या आप शो करेंगे, तो अगर आप हमारे लिए शो करते हैं तो हम इसके जरिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और वो पैसे हम लातूर को दे सकते हैं। और हम ये यूनाइटेड नेशन में करना चाहेंगे, तो फिर क्या है कि उस किस्म के लोग आएंगे और उतना पैसा हमको मिलेगा। तो हमने बिल्कुल इमीडिएटली कह दिया, और उन्हें बहुत सारे पैसे जमा किए, और इस पैसे जो जमा हुए उसके साथ साथ उसके जरिए एक वहाँ जो एक विलेज है, उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया उस शो के जरिए। तो ये एक उसका बड़ा वो रहा है। लेकिन इसका जो आखिरी शो है, मैं इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। इसका जो आखिरी शो था वो हुआ था ताजमहल के सामने। मतलब ताजमहल हमारे पीछे था और हम उसके आगे थे, और ये पहली बार ताजमहल के इतने नजदीक जाकर किसी को शो करने का मौका मिला है, किसी को प्ले करने का मौका मिला है। और पहली बार हमने एक शो ओपन एयर में किया, क्योंकि तुम्हारी अमृता दो लोग मतलब सिर्फ दो कैरेक्टर हैं और उनका संवाद है, तो बड़ा इंटीमेट प्ले है। तो वो बड़े थिएटर में या ओपन एयर में जो है वो बिखर जाता है। तो हमने कभी जो है ये कोशिश नहीं की कि हम कोई भी पब्लिक शो करें तो ओपन एयर में होगा। हमें लगता था कि ये फैल जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि वहाँ डिमांड बहुत थी और उनके पास कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं था जो इतने लोगों को वहां भर सके, तो उन्होंने से दरख्वास्त की, हमारे सामने कहा, देखिए ताजमहल के सामने प्ले करने का अवसर किसी को नहीं मिला है, आप करें। तो वो हमने चैलेंज ले लिया। बड़ी वहाँ वो थी, सर्दी थी, और उसके बावजूद दिसंबर का महीना था, बहुत सर्दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 6 से 7 हजार लोग वहां जमा हुए प्ले देखने के लिए। और वो शुरुआत हुई प्ले की जब लाइट जो थी नेचुरल थी, और धीरे धीरे इंटरवल के बाद जो थी वो हमको ताजमहल भी लाइट अप हो गया, और एक्टर्स भी जो है वो आर्टिफिशियल रोशनी से उनको हमें रोशन करना पड़ा। तो ये प्ले जब हुआ, हाँ, तो उसका रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त था। इतना अच्छा रिस्पांस हमने पहले कभी नहीं देखा। एक तो यह है कि उर्दू जबान है, और उसके साथ साथ जो लोग आए थे वो लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए सब थे, तो उन्होंने बहुत लुत्फ उठाया, और बहुत सामने से आकर उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उन्हें प्ले बहुत पसंद आया। तो इस पर शबाना ने ये कहा कि देखो फारूक, अब ऐसा है कि ये नाटक के 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब हमें ये नाटक छोड़कर एक नए जो है कुछ एक्टर्स को देना चाहिए, नई टीम को देना चाहिए। तो फारूक साहब ने कहा, शबाना बिल्कुल नहीं, जब तक हम व्हील चेयर में भी होंगे और हमारी जो है आवाज निकल सकेगी, हम ये नाटक करेंगे साथ में। ये फारूक साहब का कहना था। और उसी के दो जो थे हफ्तों के बाद में मुझे टेलीफोन आया सुबह सुबह शबाना के, फारूक हमारे साथ नहीं है। तो अब मैं क्या बताऊं आपको कि ये जो लास्ट शो जो हमने किया था वो ताजमहल के सामने था, और ये हमारा अब तक का जो है लास्ट शो रहा है। और उसके बाद हमने वो शो कभी किया ही नहीं, क्योंकि फारूक साहब के जाने के बाद में वो स्क्रिप्ट को भी देखने की हिम्मत नहीं होती है मेरी। जी बिल्कुल। और मित्रों, एक नाटक के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, उसका शब्द शिल्पी जो जावेद सिद्दीकी जी हैं, नाट्य निर्देशक जो स्वयं फिरोज जी हैं, आज हमसे मुखातिब हैं, और उनके दो महत्वपूर्ण अभिनेता फारूक जी और शबाना जी, उसी माह दिसंबर में जब वे दुबई जाते हैं भारत से, तब वहां इनके देहांत की सूचना मिलती है, और उसके बाद से यह नाटक
फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। आगे के लिए किस तरह की योजना है, हालांकि यह एक बड़ा ही संवेदनशील पक्ष है, क्योंकि एक मंझा हुआ अभिनेता जो उस नाटक के साथ अरसे तक जुड़ा रहा, उसे पूरे देश और दुनिया में अपने कंधों पर फैलाया, तो अब वे नहीं है फारूक शेख। ऐसे में क्या सोचते हैं, क्योंकि नाटक जिस तरह से लोकप्रिय है और आज भी उसे चाहने वाले लोग, उसे देखने वाले लोग आपसे मांग भी करते होंगे, आपसे उस पर कुछ बातचीत भी करते होंगे, तो बतौर इसके निर्देशक आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसका निर्देशक भी रहा हूँ, इसका प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। और ये प्ले जो था, जैसे आपका टाइटल है, मैं ये प्ले लेकर गया था जावेद साहब के पास। ये प्ले जो तैयार नहीं था, तैयार किया गया, तो जावेद साहब के साथ मैं गया था दरख्वास्त लेके कि क्या आप फिर ये प्ले लिखेंगे। तो बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जब वो उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट को भी देखता था तो कांपता था मैं। और जब मैं बैक स्टेज पर जाता था किसी और नाटक मेरे किसी और नाटक में, तो भी मैं जो है रो पड़ता था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये एक 21 साल का सफर था हमारा। फिल्मों में ये होता है कि आप फिल्म करते हैं, कुछ महीनों के लिए साथ में रहते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। फिल्म एक मीडियम में जो है उसको जो है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो टेप हो या सेलुलॉइड हो, लेकिन उसके बाद में आपके रिश्ते उतने नहीं रहते हैं फिल्मों में। लेकिन जहां तक के नाटक का सवाल होता है, ये जिंदगी भर के रिश्ते रहते हैं। और किसी के साथ आपने 21 साल गुजारे, दुनिया के हर एक कोने में तुम्हारे अमृता हम लेकर गए। और तुम्हारी अमृता, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए सिर्फ वो नाटक नहीं था, वो हमारे लिए एक बहुत, एक समझ लीजिए कि हम ये वी वर लुकिंग फॉरवर्ड। हम देख ये बात हमें लगता था कि कब हम आकर मिले। अमूमन ऐसा होता है कि रिश्तों में आप बहुत साथ साथ में रहते हैं तो ये लगता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारी अमृता एक ऐसा नाटक था जो हम एक दूसरे से बात करते थे तो हमें लगता था कि अब कब वापस मिलेंगे, प्ले करने के लिए, शो करने के लिए। और इस 21 साल के दौरान ये आप मान लें कि हमारे तीनों में या चारों में, जावेद सिद्दीकी साहब सब, कि कभी भी जोर से या ऊंची आवाज में हमने एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की है। ये तुम्हारी अमृता का इतना बड़ा योगदान रहा है, सिर्फ नाटक के लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी। अब बात यह है कि नाटक बहुत ही खूबसूरत है। और चूंकि अब 7 साल हो गए हैं इसको, और कई लोग जब मुलाकात करते हैं तो जाहिर है कि वो इस नाटक को जो है फारूक शेख साहब के साथ ही देखना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि वो मुनासिब नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि नाटक हो। और मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत सी जावेद साहब ने लिखी है, तो ऑडियंस को उससे महरूम नहीं रख सकते हम। तो इसीलिए जब ये कोविड खत्म होगा तो कोशिश होगी कि एक बार फिर तुम्हारी अमृता को हम शुरू करें। वाह मित्रों, हम सभी को उस पल की प्रतीक्षा रहेगी कि हम अपने इस बेहद संवेदनशील नाटक को पुनः देख सकें, और आगे की किस तरह की योजना होगी वे स्वयं फिरोज जी के मन में है, और वे इस पर आगे काम करेंगे भी। एक चीज और बताऊं, जो ये स्वयं अभी कह भी रहे थे कि वे नाटक के शुरू होने से पहले कुछ अपनी बात रखते हैं, और जिस तरह से कई ऐसी खूबसूरत कृतियों के साथ, रचनाओं के साथ होता है कि हम उसे देखते हुए, पढ़ते हुए यह महसूसने लगते हैं कि यह हमारी ही कहानी। फिरोज अब्बास खान को जब वे बाहर का प्ले, संभवतः अमेरिकी प्ले लव लेटर्स, हेलो फिरोज जी, जी हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी। जी हाँ, फरमाइए। जब हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जब लव लेटर्स नाटक को इन्होंने पढ़ा, तुम्हारी अमृता जिससे इंस्पायर्ड है, तो इन्हें भी कुछ अपने निजी जीवन के कुछ ऐसे किस्से जुड़े हुए महसूस हुए, और बाद में उस नाटक से इंस्पायर्ड होकर जब तुम्हारी अमृता जैसा एक महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया जावेद जी के माध्यम से, तो उसके जब मंचन होते हैं, तब चाहे वे ऑडियंस हो या उस नाटक से जुड़े हुए ये सभी लोग हों, कहीं ना कहीं उससे एक मेव हो जाते हैं, उससे एक इंटीमेट रिलेशनशिप विकसित कर लेते हैं। फिरोज जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर वे उस
अपने उस निजी अनुभव को हमसे साझा करना चाहें तो कृपया करें। जो उन पत्रों के आदान प्रदान के बीच एक पारिवारिक मामला है, लेकिन कहा जा सकता है अगर आप उचित समझे। फिरोज जी। अर्पण जी, ये जो बात मैं जो हाँ जो अर्पण जी अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये इसके अभिनय के साथ में लेकर इसका संबंध है। क्योंकि तुम्हारी अमृता में एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी एक्टर्स को कि आप ये नाटक कभी याद नहीं करेंगे। ये कोई भी एक शब्द भी, एक लाइन भी आप याद नहीं करेंगे। जिस दिन ये हो रहा है और जिस समय ये हो रहा है, उसी वक्त आप उसको परफॉर्म करेंगे। अब ये जो बात है, ये बिल्कुल ही अलग होता है। एक्टर होता है, उसको आप स्क्रिप्ट देते हैं तो वो याद करता है, उसकी पूरी बायोग्राफी समझता है, उसके मोटिवेशन समझता है, उसकी बैक स्टोरी समझता है, और वो सारी चीजें जो एक प्ले में जो एक कैरेक्टर को एक्टर को करनी पड़ती है, कैरेक्टर को लेकर उसका रिसर्च होता है और उसका पूरा ग्राफ बनता है कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक क्या होगा, आवाज कैसी होगी, वेशभूषा कैसे होगी, और बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, ये सब वो करता है। अब ये जो नाटक था, इसमें मैंने ये कह दिया कि देखिए, मुझे जो लगता था नाटक पढ़कर भी, कि इस नाटक में इसकी खुसूसियत और खासियत यही है कि ये आप एक्टर जो है वो इसका कैरेक्टर खुद ना बने। मतलब इस तरीके से ले कि जैसे ये कुछ खुतूत या ये कुछ जो लेटर्स हैं, ये दो एक्टर्स को मिले हैं और एक्टर्स ये लेटर्स ऑडियंस के साथ में शेयर कर रहे हैं, एंड पढ़ते पढ़ते उन लेटर्स का उन पर जो भी असर होगा इमोशनली, वो उसको जीवित करेंगे और वो उसको दे विल लिव दैट, और वो ऑडियंस के साथ में उसको शेयर करेंगे। अब ये बिल्कुल एक नए किस्म का शायद वो था, तो उस पर काफी चर्चा हुई हमारी। एंड जब मैंने ये बात उनसे कही तो पहले तो कहा कि भाई हम थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर चेंज करेंगे कुछ वक्त के बाद में, जरा आवाज में या कुछ चश्मा लगा लें, कुछ ये करें वो करें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो पहले ये बात हुई। और दूसरा ये था कि उसमें ये संगीत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली हम संगीत बैकग्राउंड करते हैं तो उससे आपको जो है कुछ इमोशन मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, इसके जो पॉजेज हैं यही संगीत है इसका, इसके अलावा हमको कोई संगीत नहीं देना है। और ये जो फॉर्म है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, वो ये ऐसा है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे जो मुझसे जो बड़े भाई थे वो कुछ 18 साल के होंगे, लेकिन चूंकि हमारी माली हालात ऐसी थी कि उस छोटी उम्र में मेरे भाई को जो है दुबई जाना पड़ा काम के लिए। और वो मेरे साथ में बहुत नजदीक था, मैं उसके साथ, क्योंकि मुझसे वो बड़ा था थोड़ा। और वो वहाँ गया और उसके बाद वहां से वो हमको कुछ चीजें भेजता था, मुझे कुछ चीजें भेजता था, कुछ गिफ्ट्स, उसके साथ साथ उसके लेटर्स आते थे। तो लेटर्स मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, जो जैसे बड़े भाई पढ़ते थे तो लेटर में कुछ नहीं था, वो कोई इमोशनली नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ पढ़ते थे कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, और हम फूट फूट के रोते थे। तो मुझे लगा कि इस किस्म का एक अगर फॉर्म कि जिसमें कोई खुद ना ये करे, एफर्ट ना करे वो कैरेक्टर प्ले करने की, लेकिन इतना डिस्टेंस छोड़ दें कि जिसमें वो ऑडियंस जो है एंटर कर सके, इतना स्पेस छोड़ दें कि जिसमें ऑडियंस एंटर कर सके और ऑडियंस खुद अपनी जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है उसके साथ में उसे जोड़े। तो हम तुम्हारी अमृता के अंदर जो कहानियां सिर्फ तुम्हारी अमृता की नहीं है, लोगों की खुद की कहानियां भी उसके साथ में जुड़ती है, और फिर वो नाटक उनका खुद का बन जाता है। तो जैसे वो शेर है कि कौन रोता है किसी और के खातिर दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो ये जो बात थी वो हम तुम्हारी अमृता के जरिए करना चाहते थे। और अभी आपने एमएस सत्यु जी की चर्चा की। यह भी एक जी हाँ। रोचक प्रसंग है कि उन्होंने इस नाटक का कन्नड़ में मंचन किया। तो कहाँ उससे जुड़े कुछ जो अनुभव हैं, एमएस सत्यु कहाँ जी ने कहाँ कहाँ क्या? तुम्हारी हाँ एमएस हाँ सत्यु जी ने तुम्हारी अमृता नाटक का कन्नड़ भाषा में हाँ। मंचन संपन्न करवाया। जी तो हाँ इससे जुड़े जी हाँ जी हाँ। अनुभव क्या चाहें। मुझे उस मेरी आप वर्जन के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ हाँ। आप कन्नड़ वर्जन की बात कर रहे हैं तो उसमें जी मैं मुझे उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है।
सिर्फ ये है कि जो एक्ट्रेस थी वो मेरी सीनियर थी कॉलेज में, अरुंधति राव उनका नाम था उसका। अभी उसके बाद में जो थी अरुंधति नाग बन गई वो शादी के बाद। तो वो उन्होंने किया है और वो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। उसके अलावा मुझे उस प्रोडक्शन के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं है। साथियों, अब हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जावेद सिद्दीकी जी के एक दूसरे नाटक सालगिरह पर आते हैं, जिसके भी निर्देशन के साथ फिरोज साहब जुड़े हुए हैं। तो सालगिरह से जुड़े अनुभव और उससे जुड़े कुछ प्रसंग साझा करें जी। देखिए, जो कि तुम्हारी अमृता बहुत पॉपुलर हो गया, तो हमेशा ये होता है कि जब कोई चीज इतनी पॉपुलर होती है, इतना उसका जो लोगों ने जो जो बातें उसके लिए की, क्रिटिक्स ने जो कहा, ऑडियंस ने जो सराहाया उसे, तो नेचुरली उसके बाद में जो नेक्स्ट काम होता है उस पर लोगों की खूब नजर होती है कि अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं। तो हमने एक नया ही रुख बदला वहां से। ये एक फॉर्म था जो बिल्कुल पहला नए किस्म का फॉर्म था, तुम्हारी अमृता। तो हम एक दूसरे फॉर्म पर गए, अगेन टू कैरेक्टर प्ले था, और उसका जो है हमने एडेप्टेशन किया। और जावेद सिद्दीकी साहब से मेरी वैसे ही जैसे पहले बात होती थी, हमने बात की। और उसमें हुआ ये कि उसके साथ जो उस प्ले की उसका जो बेसिक थॉट था, वो जावेद साहब को बहुत पसंद आया। बेसिक थॉट ये था कि ये लव स्टोरी है आफ्टर डिवोर्स। नॉर्मली लव स्टोरीज होती हैं एंड फिर उसके बाद में शादी होती है, या नहीं होती है लव स्टोरी मुकम्मल, लेकिन ये लव स्टोरी आपकी आफ्टर डिवोर्स। और ये प्ले ऐसे होता है कि उनके कुछ 10 साल हो गए शादी के, 15 साल हो गए शादी के, और वो अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं। और उसी रोज ये ऑडियंस को पता चलता है कि ये इनकी शादी का आखिरी दिन है। इसके बाद ये एक दूसरे के साथ जो है इनकी ये सेपरेट होने वाले हैं, डिवोर्स होने वाला है। और उसके बाद में हादसे होते हैं, दोनों से मिलते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें जुड़ी होती है उनकी। और इस सेपरेशन के बाद में वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, जावेद साहब को बहुत पसंद आया। और फिर उसमें इंटरेस्टिंग कास्टिंग हुई, क्योंकि उस वक्त अनुपम खेर साहब ने तुम्हारी अमृता देखा था। तो वो मुझसे कहते रहे कि फिरोज, अब आपके साथ में मुझे काम करना है। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि इतना बड़ा स्टार, उस जमाने में ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जिसमें अनुपम खेर नहीं होते थे, तो वो क्यों करना चाहते। तब फिर भी अच्छा भी लगा, मुझे लगा कि एक आदमी इस चोटी पर पहुंचने के बाद भी वो अपने आप को वापस चैलेंज करना चाहता है, थिएटर करना चाहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर अनुपम खेर को ये प्ले सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बात करते करते फिर साथ में हमने किरण खेर को भी ले लिया इसमें। मैं किरण खेर उस जमाने में जो थी वो काम नहीं कर रही थी प्लेज में या किसी किसी भी मीडियम में। शी वॉज ऑलमोस्ट नॉट परफॉर्मिंग। तो जब उनको सुनाया तो उनको भी बहुत पसंद आया। और फिर चूंकि हस्बैंड एंड वाइफ का प्ले है और उनके रिलेशनशिप का प्ले है, उसके साथ में अनुपम खेर अपना अनुभव लेकर आए जिंदगी का, और किरण खेर अपना लेकर आए अनुभव, और उनको लेकर फिर हमने ये नाटक किया। और मुझे बड़ी खुशी होती कहते हुए कि तुम्हारी अमृता के बाद में लोगों ने सालगिरह को भी देखा, और उसमें एक बार फिर जावेद साहब का जादू उनको दिखाई दिया। जी, और हमारे साथ रंगकर्मी और अभिनेता यशपाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उनकी प्रतिक्रिया आ रही है आपके लिए फिरोज जी, कि आपने इन क्या नाटकों कह के रहे माध्यम से नए आयाम कायम किए हैं। आपने कई नए ये आयाम किए। ये बड़प्पन है। एंड यशपाल शर्मा जी का मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत बेहतरीन एक्टर है। और एक दो बार मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, और मैं ज्यादा मिला नहीं हूँ, लेकिन जितने बार भी मैं मिला हूँ वो यादें मेरे साथ हैं अभी भी। और उन्होंने जो भी काम किया है, मैं उससे बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा उनका काम। और उनकी जी एक बात बड़ी जबरदस्ती के हुए सब फिल्मों में टेलीविजन में काम करने के बावजूद भी उनमें जो थिएटर का एक्टर है वो जागा हुआ है। और मुझे पता है कि उस दौरान उन्होंने मुझे कहा था कि वो वापस जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाकर उन्होंने शायद तुगलक किया। और तो ये जो जज्बा है एक्टर में,
कि वो एक जो है सक्सेस से अपनी जिंदगी सीमित, वो एक सक्सेस उनके लिए मापदंड नहीं होता है, कि उससे आगे भी कोई चीज है, और वो है एक्सीलेंस। और यशपाल शर्मा उनमें से एक है कि इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर एक्सीलेंस। जी बिल्कुल। और वे जब तब थिएटर में आते रहते हैं, और कई मानीखेज सिनेमा की ओर उनका अपना एक रुझान है। और अभी हमने पूर्व में श्याम बाबू पर, श्याम बेनेगल जी पर भी एकाग्र किया था, उसमें भी वे आए थे, और तमाम श्याम बेनेगल जी से जुड़े हुए लोग आए, और उनकी फिल्मों पर और उनके कामों पर, टीवी शोज पर बातचीत हुई। हमारे और कई मित्रगण जुड़े हुए हैं, उनमें से एक अलका मिश्रा जी, जब हमने मुगले आजम की चर्चा की थी, तब उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि उन्होंने मुगले आजम नाटक को, जो फिरोज जी के निर्देशन में हो रहा है, तो उसे उन्होंने देखा है, और उस अपने उस अनुभव को शेयर कर रही थी कि बड़ा ही शानदार नाटक है, और जिसकी चर्चा हमने की कि ये कैसे उतनी मेहनत के साथ और पूरे पूरी तैयारी के साथ वह काम जो है फिरोज जी ने आयाम दिए हैं। अचानक से हमारे यहाँ बिजली चली गई है मित्रों, मगर कोई बात नहीं, हम तो फिरोज जी को सुनने के लिए बैठे। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अचानक हमारे यहाँ बिजली चली गई है फिरोज जी, तो मैंने कोई बात आपको नहीं, स्क्रीन पर कोई बात नहीं। किया आप है। जहां तक कि आपकी आपको आवाज आ रही है तब तक हाँ, आपको स्क्रीन पर इसलिए सोलो किया है, और चूंकि यह पूरा एकाग्र जावेद सिद्दीकी जी पर केंद्रित है, तो ऐसे में बतौर एक लेखक आप उन्हें और किन किन तरह से देखते हैं, उनकी कुछ और रचनाओं के साथ आप जुड़े हुए होंगे, उनकी कुछ फिल्मों को भी आप पसंद करते होंगे, तो उनके उन पक्षों पर भी कुछ बातचीत करें, उनके फिल्म लेखन पर और अन्य पक्षों पर, या किसी और खास नाटक को जो आपको याद आ रहा हो उस पर बात करना चाहें। जी देखिए, मैंने 2 प्लेज उन्होंने मेरे लिखे हैं। उसके अलावा उनके कुछ प्लेज मैंने देखे, जिसमें से मेरा एक और पसंदीदा नाटक है, वो है बेगम जान, जो उन्होंने लिखा था और जो नादिरा जहीर बब्बर जी ने उसे परफॉर्म किया था और डायरेक्ट भी किया था। बहुत बेहतरीन नाटक लिखा था जावेद साहब ने। उसके अलावा तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, और बहुत ही कामयाब राइटर रह चुके हैं वो, कि दिल वाले दुल्हनिया जैसी फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं, और उसके अलावा दूसरी फिल्में भी लिखी हैं, और फिर शतरंज के खिलाड़ी भी लिखी है। तो एक बात तो आपके सामने बिल्कुल साफ होती है कि बहुत ही वर्सेटाइल राइटर हैं ये। और ये किसी एक जॉनर में या एक टाइप की फिल्म में या एक टाइम के नाटक में नहीं है, ये क्विंट इसेंशियली बहुत बेहतरीन राइटर है, और इनको हर मीडियम की बहुत अच्छी समझ है। कि जब वो फिल्म के लिए लिखते हैं तो उसका एक सिनेमैटिक जो है ढांचा होता है, तो वो उसमें लिखते हैं। टीवी पे एक अलग तरीके से लिखते हैं, और थिएटर में बिल्कुल अलग लिखते हैं। इसीलिए कई बार ये होता है कि अगर आप शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं या कवि हैं या नॉवल राइटर हैं, तो आपके पास मटेरियल तो है, कहानियां होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो क्राफ्ट है थिएटर का लिखना, वो बहुत एग्जैक्टिंग क्राफ्ट है। वो सिनेमा और टीवी से ज्यादा एग्जैक्टिंग क्राफ्ट है। और वो क्राफ्ट जो है, कि जैसे ही, क्योंकि थिएटर जो है वो शब्दों के माध्यम से ज्यादा चलता है, सिनेमा टेलीविजन फिर भी विजुअल मीडियम्स हैं, कि आप पिक्चर से कहानी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप जो है सिर्फ तस्वीरें और अच्छे शॉट्स में तो कम्युनिकेट करता है, लेकिन थिएटर में हमारी जो है मजबूरियां हैं कि हम इतना ही विजुअली कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो है वो थिएटर में जो प्ले राइट है, वो जो लिखता है उसी के जरिए सब चलता है। और आज भी अगर आप देखें तो 5,000 साल का इतिहास है राइटिंग का। लोग सबको भूल जाते हैं, डायरेक्टर्स कम याद रहते हैं, एक्टर्स कम याद रहते हैं, लेकिन जो याद रहता है वो प्ले राइट रहता है। एंड प्ले राइट जो है वो थिएटर के एक्सपीरियंस का सबसे अहम हिस्सा है। ही इज द सेंटर ऑफ द थिएटर एक्सपीरियंस। और उसमें जो जावेद साहब का जो क्राफ्ट है लिखने का, वो बहुत ही गैर मामूली है, बहुत बेहतरीन लिखते हैं वो। एंड वो समझते हैं कि ऑडियंस को कैसे जकड़ के रखना है।
क्योंकि सिर्फ शब्दों के जरिए काम करना है, एक्टर्स जो है उसके पास सिर्फ लफ्ज है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो कैसे ऑडियंस को जकड़ के रखना है, और उसके साथ साथ वो कभी अपना मयार जो है, वो कभी जो है उसका मयार हमेशा ऊंचा ही रहता है। यानी कि उनकी राइटिंग में लिटरली क्वालिटी भी है, पोएटिक क्वालिटी भी है, और ड्रामेटिक क्वालिटी भी है। ये सारी चीजें हैं उसमें। और समझ लें कि जैसे वो जब उनकी तरफ से शब्द निकलते हैं तो वो आपके दिल को असर करते हैं, आपके जहन पर असर करते हैं, और आपको जकड़ जकड़ कर रखते हैं। आपकी सीट से हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चल रहा होता है उसमें। तो ये जो राइटिंग का जो क्राफ्ट है, वो जो है मैं समझता हूँ बहुत कम राइटर्स के पास है जो जावेद सिद्दीकी साहब के पास है। और जैसे बहुत कम राइटर्स जो सब मीडियम में इतना अच्छा काम करते हैं, और जावेद साहब ने हर एक मीडियम में बहुत बेहतरीन काम किया। जी। और मित्रों, माफ कीजिएगा, मैं मोबाइल के टॉर्च लाइट में यह काम कर रहा हूं, तो तस्वीर कुछ धुंधली नजर आ रही होगी। रोशनदान उनका खाका है, उनके पर्सनल स्केचेस का एक संग्रह है, रोशनदान और लंगर खाना। अभी आप उनके नाटकों की बात कर रहे थे, वहीं से मुझे यह बात याद आई। उसमें एक अध्याय उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर जी पर भी लिखा है। तो हबीब तनवीर जी से, चूंकि हबीब तनवीर शायरी भी किया करते थे, शेर भी लिखा करते थे, और कैफी आजमी जिससे कभी बातचीत हुई जावेद सिद्दीकी जी की, तब उन्होंने कैफी जी ने यह बात कही कि भाई वह शेर तो अच्छा लिखता ही है, मगर उसके नाटकों को देखो। और एक के बाद एक तमाम नाटकों को देखते हैं जावेद साहब। और जब बात होती है जावेद सिद्दीकी जी की हबीब तनवीर जी से, तब तक वे जावेद जी के दो नाटक देख चुके थे, जिनमें एक तुम्हारी अमृता है, और दूसरा जिसका मंचन नादिरा बब्बर जी करती हैं वह। तो तुम्हारी अमृता की प्रशंसा हबीब तनवीर जैसा एक लीजेंड डायरेक्टर भी कर रहा होता है। तो हम वापस उस प्रसंग पे आते हैं, उस नाटक के उस रिकॉर्ड पर आते हैं, जो उसके जो अपने मयार हैं उस पर आते हैं कि कैसे आम दर्शकों से लेकर जो दिग्गज रंगकर्मी रहे, वह भी उस नाटक के या जावेद जी के अन्य नाटकों के जादू से बाहर नहीं आ पाए। हम लोग मित्रों इस बातचीत के उत्तरार्ध में आ चुके हैं, और जाते जाते कोई और ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें फिरोज साहब, या कोई और ऐसी घटना, कोई ऐसा प्रसंग जो याद आ रहा हो आपको, जो शेयर करना चाहें? नहीं, मैं समझता हूँ हमने बहुत कुछ कवर कर लिया इसमें, और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने बुलाया, क्योंकि जावेद साहब के बारे में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में बात करके आपको अच्छा लगता है। तो जावेद साहब के बारे में जब भी बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुलाकात कम होती है, और कोविड के दौरान में तो खैर और ही कम हो गई है। लेकिन चूंकि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तुम्हारी अमृता रहा है, और वो जावेद सिद्दीकी साहब के लिखे हुए नाटक की वजह से हुआ है, तो अगर शायद जावेद सिद्दीकी साहब मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मैं वहां नहीं होता जहां आज हूं मैं। तो उसमें मेरे होने में जावेद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जी, बहुत बहुत आभार फिरोज जी, आपने समय निकाला और इस परिचर्चा में हमारे साथ बने रहे। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और जो इस पूरे संवाद के साथ अपनी गति बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।